Hello everyone, hope you're keeping fine. Welcome to today's lecture. So this is a new series that we are coming up with. This is called Places in News series. So there's a reason why we are calling it Places in News. The idea is all those places which have made up to the current affairs would be covered in this series, and why we are calling it a series is because there would be some lectures coming up on the same. सो टाइम एंड अगेन आप देखते हैं कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में जो भी प्लेसेस किसी न किसी वजह से न्यूज़ में रही हैं उस पर सवाल बनने की काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं. So we'll be able to tackle let's say at least 20 such places which have a high probability of coming up in your upcoming competitive exam. So this particular lecture will cover these following places. We'll be talking about Sea of Azov, Khuzestan, Bougainville Islands, Danakil Depression and Svalbard. So stay tuned and see what's coming up. तो चलिए शुरू करते हैं. The first place that we are talking about is called Sea of Azov. इसे कहते हैं Sea of Azov. तो इससे पहले कि मैं इस पूरे इशू पर आऊँ, एक बार आप थोड़ा सा ज्योग्राफी से फेमिलियर हो जाइए इस एरिया की. एक दो चीज़ें आप देख लें. एक तो आप देख लें Sea of Azov, नीचे देख लें ब्लैक सी, और एक स्ट्रेट यहाँ पर है वो भी देख लें, दैट इज स्ट्रेट ऑफ कर्च, क्योंकि सवाल बनने की हाई पॉसिबिलिटी है स्ट्रेट ऑफ कर्च पे. तो आगे बढ़ने से पहले मैं पहले आपको बता दूं कि स्ट्रेट होता क्या है. द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर. मैं रिपीट कर रही हूँ, अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू वाटर बॉडीज. वाटर बॉडी 1, वाटर बॉडी 2, एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर जो इन्हें जोड़ रहा है उसे हम कहते हैं स्ट्रेट. लगा लीजिए यहाँ पर ये लॉजिक, अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू वाटर बॉडीज. तो अगर आपसे पूछ लें कि स्ट्रेट ऑफ कर्च किसको कनेक्ट करता है तो याद रखिएगा इट कनेक्ट्स सी ऑफ अज़ोव एंड ब्लैक सी. इन दोनों को जोड़ने वाले स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ कर्च. दिस कैन बी अ क्वेश्चन. थोड़ा सा आसपास देखेंगे तो आपको कुछ कंट्रीज भी दिख रही हैं. यू कैन सी यूक्रेन एंड देन यू कैन ऑल्सो सी रशिया. तो मुद्दा तो कोई रशिया यूक्रेन जैसा ही लग रहा है और यही है. सो द आइडिया इज द डिस्प्यूट इज बिटवीन दीज टू कंट्रीज. एक कंट्री है यूक्रेन और एक कंट्री है रशिया. वैसे तो इन दोनों के बीच का डिस्प्यूट को नया नहीं है, सालों से इनके बीच में कई तरीके के डिस्प्यूट्स चल रहे हैं. बट रिसेंटली व्हाट हैपेंड वाज, रशिया के जो फोर्सेस हैं उन्होंने 3 यूक्रेनियन वेसल्स को कैप्चर कर लिया. अब जो ये वेसल्स हैं ये ब्लैक सी से पास होते हुए सी ऑफ अज़ोव जाने की कोशिश कर रही थी, और यहाँ पर लगभग 2 डजन सेलर्स थे जिनको रशिया ने बंदी बना लिया, और फिर से ये एरिया न्यूज़ में आ गया. अब देखिए ये जो वाटर बॉडीज है सी ऑफ अज़ोव की, इसको लेकर यूक्रेन और रशिया के बीच में लंबा कॉन्फ्लिक्ट है और दोनों का एक दूसरे पे आरोप है. और वायलेट जो है ये एक दूसरे पे आरोप ये लगाते हैं कि जो 1982 में, ध्यान से सुनिएगा ईयर बता रही हूँ, 1982 में यूएन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी साइन किया गया था, जिसको इन दोनों ने ही ज्वाइन कर लिया. यूएन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी, दोनों ने ऑलमोस्ट 1990s में इसको ज्वाइन किया था. तो इल्जाम ये है कि दोनों ही इसके रूल्स को वायलेट करते हैं. यूक्रेन हैज इट्स ओन स्टोरी, रशिया हैज इट्स ओन स्टोरी. बहरहाल आपके लिए ये समझना जरूरी है कि यूक्रेन ये इंसिस्ट करता है, बार बार कहता है कि उनके पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है इन स्ट्रेट ऑफ कर्च एज वेल एज सी ऑफ अज़ोव. उनका ही कहना है कि इस अग्रीमेंट के हिसाब से दे हैव ऑल द राइट टू मूव इन दिस पर्टिकुलर एरिया. अब रशिया जो है बार बार इस एरिया में अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है. ऑफ कोर्स दे हैव अ गुड मिलिट्री बैकअप और गुड नेवल बैकअप, तो उसका इस्तेमाल कर कर इस एरिया पे दे हैव अ काइंड ऑफ डोमिनेंस इन दिस पर्टिकुलर एरिया. सो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई स्ट्रेट ऑफ कर्च? अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज द ओनली कनेक्शन बिटवीन ब्लैक सी एंड सी ऑफ अज़ोव. कैन यू सी, दिस इज द ओनली कनेक्शन जिससे आप ब्लैक सी से सी ऑफ अज़ोव की तरफ जा सकते हैं. और मैं आपको थोड़ा आगे ले जाऊं तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट यूक्रेनियन पोर्ट्स भी हैं. देखिए फैक्चुअल स्टफ आ रहा है, सवाल बन सकता है आपके लिए. एक पोर्ट है मारियोपोल, ये यूक्रेन का इंपॉर्टेंट पोर्ट है, सी पोर्ट है. दूसरा है बर्डियांग्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट दैट यूक्रेन हैज. तो अगर मुझे जाना है ब्लैक सी से सी ऑफ अज़ोव से होते हुए इन 2 पोर्ट्स की तरफ, तो मुझे स्ट्रेट ऑफ कर्च तो यूज करना ही पड़ेगा. एंड दिस इज द एरिया ऑफ कंटेंशन. रशिया कहता है ये हम यूज नहीं करने देंगे, और यूक्रेन का मानना है कि ये हमें यूज करना है, और ये सही भी है अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट. ये दोनों साइड ऑफ द स्टोरी इससे रिलेटेड है. अब रशिया जो है स्ट्रेट को 2014 से कंट्रोल कर बैठा है.
सो व्हाट हैपेंड इन 2014 वाज रशिया ने यूक्रेन का एक बड़ा एरिया कंट्रोल कर लिया था और उस एरिया को कहा जाता है, देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, यहाँ पर हाईलाइट कर कर देखिए, इस एरिया को कहा जाता है क्रीमिया। तो अगेन इसको लेकर भी डिस्प्यूट था। यूक्रेन का ये मानना था कि क्रीमिया को जो है रशिया क्रीमिया गिफ्ट कर चुका है उनको बहुत पहले, तो अब उनको इस पे कोई जो है अपना आधिपत्य जमाना बनता नहीं है। बट रशिया कहता था क्रीमिया हमारा है। कुल मिला के ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि रशिया ने क्रीमिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। और जैसे मैं बात करूं 2014 के, और जैसे ही क्रीमिया को कंट्रोल में लिया, स्ट्रेट ऑफ कर्ज भी रशियन कंट्रोल में आ गया और तब से वो इस जगह के ट्रैफिक को सिग्निफिकेंटली कंट्रोल करते आए हैं और मूवमेंट बहुत ज्यादा ब्लॉक हो गया है यूक्रेन का इस जगहों पे। और इसी वजह से इन्होंने क्या करा था, रिसेंटली मैंने आपको बताया 2 दर्जन सेलर्स को एंड देयर वर 3 वेसल्स व्हिच वर कैप्चर्ड बाय रशिया। लेटर ऑफ कोर्स जो यूरोपियन यूनियन है, आपको पता है, जो है उसने सैंक्शन लगाए और रशिया को इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया। पर देखिए ये पूरा इशू आते ही आपके लिए ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चंस कितने सारे बन सकते हैं। दे कैन आस्क यू अबाउट स्ट्रेट ऑफ कर्च कि भैया किसको कनेक्ट करता है बताओ, क्रीमिया कहाँ है ये पूछ सकता है। Then they can ask you, maybe about the 2 poles, the 2 seaports. My bad. They can ask you about Mariupol. They can ask you about Berdyansk. So please expect a question on the geography of this area. Very quickly, I would like to tell you a few things about Sea of Azov as well. अगर इस एरिया से कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको हेल्प कर जाएगा ये. Now, if you look at this sea, इसके नॉर्थ और वेस्ट में, if you look at this sea, नॉर्थ एंड वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा यूक्रेन और ईस्ट में इसके है रशिया। नॉर्थ एंड वेस्ट में यूक्रेन है और ईस्ट में रशिया है और 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स अपना पानी यहाँ पर देती हैं। वन रिवर इज कॉल्ड द डॉन रिवर, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। वन रिवर इज कॉल्ड द डॉन रिवर विच डिस्चार्जेस इट्स वाटर इनटू द सी ऑफ अज़ोव एंड वन रिवर इज कुबान रिवर जिसका वाटर भी कहाँ डिस्चार्ज होता है, सी ऑफ अज़ोव में। तो 2 रिवर्स भी मैंने आपको दिखाई, डॉन रिवर एंड कुबान रिवर विच फ्लोज इनटू द सी ऑफ अज़ोव। Now, just to tell you one more fact, Sea of Azov is actually the shallowest sea in the world. Now see, that's how the current affairs questions link to the static GK as well. It is the shallowest sea in the world. और अगर मैं बात करूँ ना इसकी डेप्थ की, so it must be anywhere between 0.9 to 14 meters. इतना इसका डेप्थ होगा. So it is the shallowest sea of the world. Please remember. Now, that's it about Sea of Azov. Please take a quick revision of it, revise it. There can be a question or two on any aspect of Sea of Azov. चलिए अब आ जाते हैं दूसरे प्लेस के बारे में बात करते हैं. दिस वॉज अगेन इन न्यूज. प्लेस है खुजेस्तान. मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, प्लेस का नाम है खुजेस्तान. कंट्री आप देख ही सकते हैं, कंट्री है ईरान. फॉर अ वेरी क्विक थिंग, ईरान की कैपिटल है तेहरान. बात मैं कौन सी जगह की करने वाली हूँ, इस जगह की जिसका नाम है खुजेस्तान. भैया क्यों न्यूज में आई? तो हुआ यूं, रिसेंटली खुजेस्तान में एक नया ऑयल फील्ड डिस्कवर हुआ है. नाउ सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज देयर इज अ न्यू ऑयल फील्ड दैट हैज बीन डिस्कवर्ड इन खुजेस्तान. खुजेस्तान है क्या? खुजेस्तान ईरान का एक प्रोविंस है. इट इज अ प्रोविंस दैट यू फाइंड इन ईरान. और ऐसा कहा जा रहा है कि इस न्यू ऑयल फील्ड में लगभग 50 बिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल मिलेगा. सो यू कैन इमेजिन हाउ important this can be. 50 बिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल. और ऐसा कहा जा रहा है कि इसी के साथ ही ये जो पर्टिकुलर आपको ऑयल फील्ड मिला है, ये ईरान का सेकेंड लार्जेस्ट फील्ड बनने वाला है. सो नाउ दैट कैन मेक अ क्वेश्चन कि फर्स्ट कहाँ है फिर मैम? तो देखिए खुजेस्तान की जो कैपिटल है अवास, देख सकते हैं आप, ईरान का प्रोविंस खुजेस्तान, खुजेस्तान की जो कैपिटल है, कैपिटल का नाम है अवास. यहाँ पर ईरान का फर्स्ट यानी ईरान का जो सबसे बड़ा ऑयल फील्ड है वो यहाँ आपको मिलता है और यहाँ पर आपको मिलता है 65 बिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल. सो दैट्स व्हाई आई सेड जो ये 50 मिला है ये सेकंड बन जाएगा इन लाइन विच इज अगेन इन खुजेस्तान. आई होप दैट इज मेकिंग सेंस टू यू. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप जानते हैं अभी ईरान पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, कितने सारे अमेरिकन सैंक्शंस, और यूएस ने जो ईरान न्यूक्लियर डील से पुल ऑफ किया है उसके बाद में इनके लिए तो इट इज अ बिग थिंग. एंड मैं बात कर रही हूँ दिस वाज इन न्यूज अराउंड नवंबर. न्यूज में नवंबर में था, ध्यान रखिएगा. सो दे कैन बी अ क्वेश्चन दे कैन आस्क यू वेयर इज खुजेस्तान, आपको याद रखना है ईरान में है. एंड देन दे कैन ऑल्सो आस्क यू अबाउट
where maybe they can ask you where this new oil field, so then also you remember that the place in Iran is Khuzestan. Both ways, कहीं से भी सवाल expect आप कर सकते हैं. On a side note, मैं आपको दो चार चीजें और बता देती हूँ. Maybe it can help you in your examination. देखिए ईरान में ऑलरेडी लगभग 150 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल का रिजर्व मिला, मतलब इट इज बीन प्रूवन दैट दे हैव एटलीस्ट 150 बिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल रिजर्व. एंड ईरान की जो पूरी क्रूड ऑयल इंडस्ट्री है ना, वो ये खुजेस्तान में बेस्ड है. सो खुजेस्तान इज एक्चुअली होम टू ईरान्स क्रूड ऑयल इंडस्ट्री. It is very very important for oil industry, this particular place which is known as Khuzestan. Also I must tell you, ईरान जो है वो अभी क्रूड ऑयल रिजर्व्स, प्रूवन क्रूड ऑयल डिपॉजिट्स की लिस्ट में, लिस्ट ऑफ कंट्रीज में चौथे नंबर पे है. Now who knows, this can also form a question. So फोर्थ प्लेस पे जो प्रूवन डिपॉजिट्स ऑफ क्रूड ऑयल है जिन कंट्रीज में, उसमें चौथे प्लेस पे ईरान है. अब बन गया क्वेश्चन कि अगर चौथे प्लेस पे ईरान है तो पहले, दूसरे और तीसरे पे कौन सी कंट्रीज है. तो देखिए पहले पे है वेनेजुएला. अ लॉट ऑफ फॉर्डर मटेरियल, प्लीज फोकस, यू कैन गेट अ क्वेश्चन. प्रूवन क्रूड ऑयल डिपॉजिट्स दुनिया के सबसे ज्यादा मिलते हैं आपको वेनेजुएला में. कहाँ है वेनेजुएला भाई? वेनेजुएला है साउथ अमेरिका में. कैपिटल है कैरिकस. प्लीज कीप नोटिंग डाउन, मे फॉर्म अ क्वेश्चन. वेनेजुएला, साउथ अमेरिका, कैपिटल क्या है? कैरिकस. फिर आप पूछेंगे सेकंड पे कौन सा है, तो सेकंड पे देखिए है सऊदी अरेबिया. ईरान के पास ही है ये कंट्री, और सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है? रियाद. गल्फ कंट्री है सऊदी अरेबिया. थर्ड, मेनी पीपल मे नॉट गेस राइट, बट इट्स कनाडा. कहां पर है कनाडा? कनाडा इज इन नॉर्थ अमेरिका. कैपिटल क्या है? ओटावा. ओके. एंड ऑफ कोर्स ईरान की कैपिटल मैंने आपको बताई दी, तेहरान. एक क्वेश्चन और ईरान से, सिंस हम ईरान की इतनी बात कर ही रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस का जो डिपॉजिट है वो आपको ईरान में मिलता है. फोर्थ मैंने बता दिया क्रूड ऑयल के कॉन्टेक्स्ट में, और नेचुरल गैस के कॉन्टेक्स्ट में इट इज द सेकंड लार्जेस्ट डिपॉजिट्स आपको नेचुरल गैस के यहाँ मिलते हैं. कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कौन सी कंट्री में, क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, आप बताएंगे. यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड टेल मी कौन सी कंट्री में दुनिया का सबसे ज्यादा नेचुरल गैस रिजर्व मिलता है. सेकंड मैं आपको बता चुकी हूँ ईरान में है. पहला आप मुझे बताएंगे. डू सम होमवर्क एंड टेल मी. ओके, लेट्स मूव अहेड. तो चलिए नेक्स्ट प्लेस देखते हैं. द नेक्स्ट प्लेस दैट वील बी टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड बोगनवाइल आइलैंड्स. तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये है कहाँ. ये आइलैंड्स आपको मिलते हैं पैसिफिक ओशन में. एक सवाल तो डायरेक्ट यही बनता है कि कहाँ है ये. सो यू फाइंड द बोगनवाइल आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशन. कौन सी कंट्री से रिलेटेड है ये कंट्री? मैं बात कर रही हूँ पापुआ न्यू गिनी की. सो अगेन द ओशन इज पैसिफिक ओशन एंड एसोसिएटेड विद अ कंट्री कॉल्ड पापुआ न्यू गिनी. अभी क्यों आया न्यूज में? दरअसल हुआ यूं कि बोगनवाइल आइलैंड में रिसेंटली रेफरेंडम कंडक्ट कराया गया. रेफरेंडम, या जिसे हिंदी में कहते हैं जनमत संग्रह, में वहां की पॉपुलेशन से किसी भी इशू पर उनकी राय मांगी जाती है. तो इशू देखिए ये था, बोगनवाइल आइलैंड पापुआ न्यू गिनी से सेपरेट होना चाहता है. लंबे समय से डिमांड चल रही है, क्यों, हम इस पे बात करेंगे. पर बहरहाल रेफरेंडम में ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ने कहा कि हम जो है पापुआ न्यू गिनी से सेपरेट होना चाहते हैं. रेफरेंडम जो है फेवर में गया ऑफ सेपरेटिंग फ्रॉम दिस कंट्री कॉल्ड पापुआ न्यू गिनी. देखिए कहीं ना कहीं रीजंस इकोनॉमिक ही है. बोगनवाइल आइलैंड्स में आपको ह्यूज कॉपर डिपॉजिट्स मिलेंगे. तो इनका ये कहना था कि इस कंट्री की जो एक्सपोर्ट इनकम है उसमें हमारा 45% शेयर है, यानी 45% तो हमारी वजह से ही इस एरिया की, इस कंट्री की इनकम है. पर उसका जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो हमें नहीं मिल पा रहा है. तो लंबे समय से डिसकंटेंट था, अनहैप्पीनेस थी, लंबे समय से स्ट्रगल चल रहा था, जो फाइनली एक रेफरेंडम में कल्मिनेट हुआ. अब देखना है यूएन क्या इस कंट्री को रिकॉग्नाइज करता है. अगर करता है तो ये 194th कंट्री बनने को रेडी है. सो दिस वाज अबाउट द आइलैंड्स कॉल्ड बोगनवाइल आइलैंड. मूविंग अहेड. तो नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग है. इसका नाम है दनाकिल डिप्रेशन. ऑलरेडी रेड में मार्क्ड है, आप देख सकते हैं. दिस इज कॉल्ड दनाकिल डिप्रेशन. तो हुआ क्या, रिसेंटली एक स्टडी हुई जिसने ये कहा कि किसी भी तरीके की एक्टिव और नेचुरली अकरिंग लाइफ, मैं फिर से बोल रही हूँ, एनी काइंड ऑफ एक्टिव या फिर नेचुरली अकरिंग लाइफ जो है वो दनाकिल डिप्रेशन में सस्टेन नहीं कर सकती. पहली बात तो कंट्री देख लेते हैं कि ये दनाकिल डिप्रेशन है कौन सी कंट्री में. ध्यान दीजिएगा, ये है इथियोपिया में.
कंट्री जो है इथोपिया है, वहां पर ये डिप्रेशन मिलता है जिसको बोलते हैं दनाकिल डिप्रेशन। तो एक स्टडी ने ये कहा कि भैया यहाँ पर किसी भी तरीके की एक्टिव और नेचुरली अकरिंग लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और बेसिकली स्टडी ने 2 बैरियर्स बताए जो रिस्पॉन्सिबल है इसके पीछे के कारण बताए। एक ये कहा कि यहाँ पर हाई लेवल ऑफ मैग्नीशियम, ध्यान देना, हाई लेवल ऑफ मैग्नीशियम डोमिनेटेड ब्राइन्स है जिसकी वजह से सेल ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, एक कारण तो ये बताया गया। दूसरा यहाँ पे बोला कि यहाँ का जो एनवायरमेंट है उसका पीएच बड़ा ही लो है, वेरी लो पीएच और हाई सॉल्ट कंटेंट है। पीएच बहुत कम है और हाई सॉल्ट कंटेंट है, जो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें अडेप्टेशन ऑफ लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो मतलब इसका ये है कि इस डिप्रेशन में जो कुछ भी जाएगा, जैसे वाटर जितना भी इसमें जाता है इट गेट्स इवेपोरेटेड और कोई भी स्ट्रीम इससे फ्लो आउट नहीं करती है। सो दिस इज ह्यूज, दिस वाज इन न्यूज एंड इसमें लगभग 10 लाख टन ऑफ सॉल्ट मिलता है, 10 लाख टन ऑफ सॉल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। देखिए क्वेश्चन बन सकता है सीधा सीधा कि दनाकिल डिप्रेशन है कौन सी कंट्री में, तो याद रखिएगा इथोपिया में है। बाय द वे आई होप आपको एक और चीज इस एरिया के बारे में पता होनी चाहिए, एक टर्म है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इस पे भी आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी 4 कंट्रीज हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाती हैं। तो याद रखिएगा इसमें इंक्लूडेड है इरिट्रिया, इथोपिया, तीसरी है जिबाउटी और चौथी है सोमालिया। ये 4 कंट्रीज मिलकर बनाती हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबाउटी एंड सोमालिया। These 4 are under the thing which is called Horn of Africa. Let's go to the last place for today. Okay. तो नेक्स्ट हम बात करने वाले सैवल बर्ड के बारे में। तो सैवल बर्ड देखिए बन गया है दुनिया का फास्टेस्ट वार्मिंग टाउन। इट हैज बिकम द फास्टेस्ट वार्मिंग, गर्म होता हुआ टाउन ऑन अर्थ। Now this is of course not a very good news, but then for your exam perspective सबसे पहले पूछ लेंगे सैवल बर्ड है कहाँ पर। So it is in Norway. For a quick thing, नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ऑस्लो। ओके, तो एक रिपोर्ट आई जिसका नाम था क्लाइमेट इन सैवल बर्ड 2100। देखिए क्या ये कहना क्या है इस रिपोर्ट का, ये कह रहा है कि 1970s से अगर आप देखें तो एनुअल एवरेज टेम्परेचर यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है, जिसमें विंटर्स में 7 डिग्री के आसपास टेम्परेचर राइज हो रहा है। आप समझ रहे हैं दिस कैन बी सो बैड फॉर अ प्लेस विच इज सो कोल्ड। नाउ आई मीन ऑफ कोर्स ये क्यों हो रहा है आपको पता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इसका रीजन ग्लोबल वार्मिंग का कोट किया गया है। और ये ध्यान दीजिएगा इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट टाउन ऑन द प्लैनेट। अगर प्लैनेट का नॉर्दर्न मोस्ट टाउन मुझे देखना है ना तो वो कौन सा है, सैवल बर्ड है, विच इज इन नॉर्वे। एंड इसकी पॉपुलेशन लगभग होगी लेट्स से 2000 के आसपास इसकी पॉपुलेशन है। और रिपोर्ट क्या कहती है, दैट इट इज द फास्टेस्ट वार्मिंग टाउन ऑन अर्थ। तो क्विक क्वेश्चन इजीली बन सकता है कि विच प्लेस हैज बिकम द फास्टेस्ट वार्मिंग टाउन। और उसके साथ साथ आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा इट इज इन नॉर्वे। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज क्लास। देखिए idea was to give you a very quick important things about places in news which have a high chances of appearing in examination. So that's not it, of course it is a series as said, so we'll be having next part as well, but I would suggest you to go through it, revise it, and please wait for the next one in case you like it. All the best everybody, prepare well for your examination, stay safe, thank you.